दोस्तों, अब तक हमने काफी सीरियस मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हर किसी की जिंदगी से जुड़े होने के बावजूद हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। शादी का इंस्टीट्यूशन। एक शादी होने के प्रोसेस में, मतलब सेरेमोनियल फंक्शन में, मेल्स और फीमेल्स के बीच क्या अंतर दिखता है, हम इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पैट्रियार्की, जेंडर रोल्स और सोशलाइजेशन की बात करेंगे। ये सब समझने से हमें ये पता चलेगा कि शादी के इस त्योहार में किस तरह से जेंडर के आधार पर अलग अलग रोल्स तय किए जाते हैं। शादी, जो अपने आप में एक त्योहार के रूप में मनाई जाती है, भारत में एक कल्चरल इवेंट से कम नहीं होती। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें कई दिनों तक लगातार बहुत सारी एनर्जी, पैसा और समय का इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो सही है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। मैं आपको भगत सिंह का पर्सपेक्टिव ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनके लिए शादी सिर्फ दो इंसान का प्यार है। लेकिन हम शादी के पूरे प्रोसेस को देखें तो ये समझ आएगा कि शादी के हर काम में लड़के और लड़कियों के रोल अलग अलग होते हैं, और ये अंतर सिर्फ और सिर्फ परंपरागत सोच का परिणाम है। शादी की तैयारियों में जितने भी बाहर के काम हैं, चाहे वो वेन्यू बुक करना हो, टेंट का इंतजाम करना हो, कैटरिंग वाले से बात करनी हो, या इस तरह की जितनी भी अरेंजमेंट्स होती है, ये सारी जिम्मेदारियां लड़के ही संभालते हैं। शादी वाले दिन भी लड़के ही बाहर जाकर सारे काम करते हैं, सामान लाना, ले जाना वापस, वेंडर से बात करना और ये सब इंश्योर करना कि सब ठीक से हो रहा हो। दूसरी तरफ लड़कियों का रोल ज्यादातर घर के अंदर के कामों तक ही सीमित रहता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा गीत गाने और रस्में निभाने वो भी बड़ी उम्र की करती है। बाकी जो कम उम्र की लड़कियां हैं, जवान, उनका रोल बस मेकअप करना, जीजा के जूते चुराना, रिबन कटवाना या फिर पैसे मांगने तक होता है। लेकिन अब बात जो समझने की है वो यह है कि इनमें से कोई भी काम उन्हें शादी की जो जिम्मेदारियां होती है उनसे डायरेक्टली नहीं जोड़ता, लेकिन मतलब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप में जोड़ता है। शादी में जब दोनों परिवार आप साथ बैठते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट रस्म के लिए, जैसे कि सगाई, मिलनी या विदाई, तो उन सब में भी सिर्फ आदमी मौजूद होते हैं और हर तरह के फैसले आदमी लेते हैं। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होने के बाद का जो फंक्शन होता है, जिसमें माँ के घर से जो सामान आता है, इसमें भी एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाई देता है। जो वहाँ सभा होती है, यानी जो लोग वहाँ इस सामूहिक सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं एक स्वीकृति दिलाने के लिए समाज में, उसमें सब डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के रोल ज्यादातर आदमियों के पास होते हैं। मैं यहाँ इन रस्मों को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये रीति रिवाज समाज से खत्म होनी चाहिए या नहीं, वो एक अलग डिबेट है। जो बात मैं यहाँ उठा रहा हूँ वो ये है कि जितने भी ये सामाजिक कार्यक्रम और रस्में होती है, इसमें औरतों की भूमिका लगभग ना के बराबर होती है। हर तरह के कल्चरल इवेंट्स में औरतें बस एक फॉर्मल एंटिटी के रूप में होती है, जबकि पावर और फैसले करने का हक सिर्फ आदमियों के पास होता है। अगर इन रस्मों और कल्चर में कोई रूढ़िवादी चीजें हैं जो महिलाओं के खिलाफ है, तो उन्हें औरत खुद ही समाज से निकाल कर फेंकेंगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब महिलाओं को डिसीजन मेकिंग की भी पावर दी जाए, जब उनकी भागीदारी को समाज स्वीकार करे। एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि ये सारी बातें मैं नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत को ही केंद्र में रख के कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, मतलब इन सब एरियाज को ही, क्योंकि इन एरियाज का मोस्टली कल्चर, ट्रेडिशन और उनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग सेम है। लड़कियों का और महिलाओं का कल्चरल इवेंट्स में कोई बाहर का रोल नहीं होता। इसके अलावा शादी की तैयारियों में भी जितने फिजिकल टास्क होते हैं, जैसे शादी से रिलेटेड किसी भी तरह का सामान हो, चाहे वो चेयर, टेबल, सिलेंडर वगैरह ये लाना हो, इनका सही तरह से अरेंजमेंट करना हो, या फिर खाने का कोई अरेंजमेंट हो, जितने मेहमान आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, ये सब लड़के ही करते हैं। इस तरह का कोई भी काम लड़कियां नहीं करती। कहने का मतलब है कि उनको मौका ही नहीं दिया जाता। तो इसके आर्गुमेंट्स में लोग कहते हैं कि ये काम इसलिए उनको नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। ये एक बहुत ही सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि लड़के भी कोई ये सारे काम अकेले नहीं कर लेते, वो भी 3 या 4 लड़के साथ मिलकर ही करते हैं। अगर इसी तरह लड़कियां भी शादी में 3 या 4 लड़कियां साथ मिलकर टीम बनाकर ये काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे जेंडर इक्वलिटी का भी भाव बढ़ेगा। और शादी या किसी भी ऐसे सामाजिक फंक्शन में सिर्फ
फिजिकल मेहनत के ही काम नहीं होते बल्कि दिमाग के भी काम होते हैं। जैसे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, बच्चों को गाइड करना होता है कि कौन क्या काम करेगा, इस तरह के काम भी लड़कियां आसानी से कर सकती है। कुछ हिसाब भी रखना होता है कि बाहर से कितने रुपए का सामान आया है और किसे कितने रुपए देने हैं, और खाने की व्यवस्था करना, मेहमानों के लिए पानी की व्यवस्था करना, इस तरह के काम भी लड़कियां आसानी से कर सकती है। अब लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता लड़कियों के पास, वो इन कामों को बिगाड़ देगी और केओस हो जाएगा। तो यही मेरा पॉइंट है कि उन्हें एक्सपीरियंस दिया ही नहीं जाता, जिस कारण वो सामाजिक कार्यों से एकदम वंचित रह जाती है और वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं समझ पाती, क्योंकि उनको ये सब सीखने का कभी मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बात यह भी है कि जो लड़के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि शादियों में लड़के दारू वगैरह पीकर लड़ाइयां करते हैं या फिर धन की बर्बादी करते हैं। इस तरह के काम में इन्वॉल्व होना लड़कों की गैर जिम्मेदारी और महज दिखावा करना होता है। इसमें कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो असल बात यह है कि जेंडर के आधार पर शादी में जितने भी रोल है लड़का और लड़की के, वो एक बड़े संकट को दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक भेदभाव शो करता है कि हम लड़कियों को इक्वल जिम्मेदारी देने में फेल हो जाते हैं। और ये भी है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के जितने भी काम होते हैं वो सब भी आदमी ही करते हैं। औरतों का काम केवल शोक व्यक्त करना और घर में रहना ही होता है। वो शमशान घाट भी नहीं जा सकती। ये पूरा प्रोसेस पुरुष प्रधान होता है, जिसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती। सर, लड़कियां हैं मेरे साथ की, कुछ पढ़ भी नहीं पाती, उनके सपने बड़े बड़े हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती। ये सब क्यों है? लेकिन बड़ी बात यह है कि लड़कियां हर सेक्टर में अपना बेस्ट दे रही है। चाहे उन्हें लड़कों जितना एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो, उसके बाद भी स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन के हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही है। इसके लिए उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि ये दिखाता है कि लड़कियां किसी भी तरह किसी से कम नहीं है। अगर उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज दी जाती तो वो और भी ज्यादा अच्छा करती। हमारी बहनें और भाई इकट्ठे होंगे तो अपनी बात मंचों पे कहेंगे। इस वजह से जो है भगत सिंह का सपना हम लोग पूरा करेंगे। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए हजारों अज्ञात स्त्री पुरुषों के बलिदान की आवश्यकता होती है, जो अपने आराम, स्वार्थ और प्रियजनों के प्राणों से ज्यादा देश की चिंता करते हैं। ये लाइन दिखाती है कि भगत सिंह ने लड़का और लड़की दोनों को राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग के लिए बराबर समझा था। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ लड़के ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं, बल्कि ये कहा कि दोनों लड़के और लड़की दोनों साथ मिलकर ही देश को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने जब नौजवान भारत सभा बनाई थी तो उसका एक बड़ा एजेंडा ये था कि जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। भगत सिंह का सपना था कि देश के जवान, चाहे लड़के हो या लड़की, एक साथ आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे और पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए खुद को समर्पित करें।